Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. Today, myself Palak, your biology tutor, and I am going to continue the second part of the cell chapter. So, हम लोग start करते हैं with the cell, and before we go ahead with today's lecture, let us revise whatever we actually taught in the last class. Let's start. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले सेल के बारे में. सो व्हाट इज अ सेल? उसमें हमने क्या देखा था कि सेल जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इससे आपकी पूरी बॉडी बिल्ड होती है. तो इट्स बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, एंड in the cell itself there are certain structures that control your functions of the cell. So functions और structures ये दोनों चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये दोनों चीजें सेल कंट्रोल करता है. फिर हमने बात किया था रिलेटेड टू डिस्कवरी. जब हमने डिस्कवरी की बात की थी तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आया था. हिज नेम वाज रॉबर्ट हुक. इन 1665 he first discovered the cell in the cork slice and he actually discovered a non-living cell. Then came the Anton von Leeuwenhoek, जिन्होंने उसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन द पॉन्ड वाटर. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द अनियन पील एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमने देखा था कि अनियन कैसे आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें कि आपके जो बॉर्डर्स होते हैं दे आर डार्कर देन द साइटोप्लाज्म, और उसमें जब हम स्टेनिंग करते हैं विद द यूज ऑफ सैफरन एंड मिथाइलिन ब्लू, हम उसमें देखते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा डार्क स्टेन लेता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म. देन गोइंग अहेड वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द सेल थ्योरी. तो जब हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की थी उसमें हमने दो साइंटिस्ट के बारे में बात किया था, स्क्लेडन एंड श्वान. Both were the biologist, one was a botanist, other was a zoologist. जब हमने बात की थी स्क्लेडन की तो उन्होंने सबसे पहली बार प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और ये देखा था कि सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल. एंड देन उसके बाद जो आपके श्वान थे उन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं. तो इन्होंने बेसिकली बात की थी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें एड ऑन किया था मिस्टर रडोल्फ विर्काउ ने, और उन्होंने ऐड किया था ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो हमने यहां तक सेल थ्योरी में पढ़ा. अब सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्ट वायरसेस. वायरसेस को छोड़ के सारी चीजें सेल थ्योरी में इंक्लूड होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या वो आपका कोई फंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. हर कुछ सेल में इंक्लूड होता है अपार्ट फ्रॉम वायरस. वायरस डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी. व्हाई? बिकॉज वायरस जो होता है वो आपका लिविंग ही नहीं कंसिडर किया जाता. इट डज नॉट हैव द लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हेनेवर इट गेट्स इनटू द होस्ट सेल देन इट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग सेल. फिर हम आगे बढ़े और हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. यहाँ पे हमने दो टाइप्स की बात की थी. वन वी टॉक्ड about the unicellular organism and in the second we talked about the multicellular organism. Unicellular मतलब comprising of single cell, multicellular means comprising of more than one cell. Then हमने बात की थी types of cells. Types of cells के लिए हमने तीन बेसिस लिया था. पहला बेसिस था आपका based on size. जब हमने बेस्ड ऑन साइज की बात की थी तो हमने उसमें बात किया था अबाउट द लॉन्गेस्ट सेल विच इज द नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल विच इज द ऑस्ट्रोचेक एंड द स्मॉलेस्ट सेल विच इज द पीपीएलओ. देन उसके बाद हमने बेस्ड ऑन शेप भी दो तीन एग्जांपल्स लिए थे, जैसे हमने इलोंगेटेड और ब्रांच्ड में बात की थी नर्व सेल की, हमने स्पिंडल शेप में बात की थी अबाउट द मसल सेल, एंड देन उसके बाद हमने बात की थी डिस्कॉइड शेप में आरबीसी की. फिर उसके बाद हम आ गए थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. वन हैड अ complete nucleus and other one had an undefined nucleus. तो with undefined nucleus हमने बात की थी about the prokaryotic cell and with well defined nucleus हमने बात की थी eukaryotic cell की. फिर उसके बाद हम आ गए थे दो टाइप के eukaryotic cell की. So ये जो दो टाइप के आपके eukaryotic cell है, one was the plant cell, other one was the animal cell. तो हमने जब प्लांट सेल की बात की थी तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस था रिगार्डिंग द सेल वॉल. अब आज हम डिस्कस करेंगे ये सेल वॉल था क्या, पर कल हमने डिस्कस किया था कि सेल वॉल वाज प्रेजेंट इन द प्लांट बट इट वाज
इन द एनिमल। देन उसके बाद हमने क्या बात की थी, हमने सेकेंड चीज जो बात की, इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड वॉज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वेयर एज इट वॉज एब्सेंट इन एनिमल सेल। थर्ड हमने बात की थी रिगार्डिंग द सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम आपका प्रेजेंट था एनिमल सेल में, जबकि एब्सेंट था वो प्लांट सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता था वो सेंट्रल वैक्यूल था और लार्ज था एंड इट वॉज सिंगल। देन व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द वैक्यूल इन द एनिमल सेल, वहां पे हमने ये बात की थी, या तो ये बहुत सारे होते हैं नंबर, या तो ये बिल्कुल सिंगल होते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि प्रेजेंस ना भी रहे इनका, बट होते हैं अगर तो ये स्मॉल होते हैं एंड दे आर पेरिफेरल। सो ड्यू टू द सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट सेल, द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू द पेरिफेरी, वेयर एज न्यूक्लियस इज सेंट्रल इन केस ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि वहां पे आपका जो वैक्यूल होता है ईदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। देन उसके बाद हमने बात की थी अबाउट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाज मोर इन प्लांट सेल एंड इट वाज लेस इन एनिमल सेल, बिकॉज प्लांट सेल does not move, so it requires less of mitochondria, and because animals move they require more of mitochondria as mitochondria provides energy। अभी mitochondria के डिटेल हम आज पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमने बात की थी कि सेल में हमने बात की मेजर 3 कंपोनेंट से बना होता है एक सेल। जब हम सेल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है इसमें सेल मेम्ब्रेन, या उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि इट इज अ selectively permeable membrane that is the outer covering of an animal cell, whereas cell wall is the outer covering of a plant cell। But आपके दोनों ही सेल्स में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक में इनसाइड ऑफ सेल वॉल होता है और दूसरे में आउटसाइड ऑफ सेल वॉल होता है। तो हमने ये बात की थी कल। अब हम चालू करते हैं आज की क्लास। आज आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो 2 कंपोनेंट्स और बचे थे मेजर, जिसमें कि हम बात करेंगे आपके सेल बाउंड्री के सेकंड कंपोनेंट की, विच इज सेल वॉल। आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, अपार्ट फ्रॉम प्लांट सेल इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर फंगी और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। किन में किससे बना होता है ये हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल विच इज योर न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का और क्या बोलते हैं, जिसे हम सेल का हेड मास्टर भी बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द होल सेल। फिर हम बात करेंगे अबाउट द जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स की भी बात करेंगे। बोथ ऑफ देम कंप्राइज ऑफ द सेल ऑर्गेनल। आज हम इतना डिस्कस करने वाले हैं। Let us go ahead with the very first topic of today's class, and that is your cell wall। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो था द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, और जबकि आपका जो आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल था दैट वाज सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहला है रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो रिजिड क्यों होता है, व्हाई इज इट रिजिड? इट इज along with this particular thing, because आपका रिजिड है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपका कहीं ना कहीं इस रिजिडिटी की वजह से प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आपका रिजिड आउटर कवरिंग है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का इसके बाहर कोई भी और बाउंड्री नहीं होता। इट इज मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अब ये किससे बना होता है, ये सेल्यूलोज से बना होता है, किसमें, प्लांट सेल में। तो अगर ये प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बना होता है तो ये बाकी सारे सेल्स में किससे बना होगा। तो अगर हम लोग बात करें फंगी की, जब हम बात करते हैं फंगी की तो फंगी में ये बना होता है किससे, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड जब हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की, तो बैक्टीरियाज में ये मेजरली किससे बना होता है, बैक्टीरियाज में मेजरली ये बना होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडो glycan। Peptidoglycan is it is that particular thing which makes the bacterial cell wall। Then उसके बाद सेल्यूलोज का काम क्या है, सेल्यूलोज का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब प्लांट में कल हमने एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ वाटर की बात की थी which is your in the hypotonic solution। The movement of water in plants is known as plasmolysis। तो जब आपका प्लाज्मोलाइसिस की वजह से
इनसाइड द सेल वाटर बहुत ज्यादा एंटर कर जाता है, तो सेल कैन इवन बर्स्ट बिकॉज बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज होती है प्लांट सेल में जिससे कि वो बचता है? तो प्लांट सेल में जो चीज प्रेजेंट होती है, इट इज योर सेल वॉल। तो दिस सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट ड्यूरिंग द प्लाज्मोलाइसिस। तो हम आगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। When a living plant cell loses water, जब आपका प्लांट सेल लूज करता है वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट। श्रिंकेज होने लग जाता है या कंट्रैक्शन होने लग जाता है कंटेंट का, तो सेल अपना शेप कैसे मेंटेन रखेगा? अगर यही श्रिंकेज या कंट्रैक्शन हो रहा है तो सेल शेप कैसे मेंटेन रखेगा? सेल को शेप मेंटेन रखने के लिए भी सेल वॉल की जरूरत होती है, और साथों साथ सेल को उस बर्स्ट से बचने के लिए जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कॉज होता है, उससे बचने के लिए भी सेल वॉल की जरूरत होती है। तो दोनों ही केसेस में जरूरत होगी, चाहे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इनसाइड मूवमेंट हो रहा है और सेल स्वेल हो रहा है, या आपका प्लाज्मोलाइसिस या जिसे हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल श्रिंक हो रहा है, तो तब भी मेंटेन करने के लिए the shape of the cell wall is required. Then उसके बाद cell wall permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media. जो बहुत ज्यादा dilute hypotonic media है बाहर की, जिससे कि अंदर की तरफ मोशन करता है वाटर without bursting. अब ये चीज एनिमल्स के केस में हो सकती है कि जब बहुत ज्यादा वाटर एंटर कर जाए तो एनिमल का सेल बर्स्ट कर सकता है बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेल वॉल। दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, सो ऑब्वियसली द एनिमल सेल कैन इजीली बर्स्ट। तो दोनों ही केसेस में आपका हेल्प करता है कौन? सेल वॉल टू प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम द हेड मास्टर ऑफ द सेल की, जिसे हम और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मेजर काम क्या है? न्यूक्लियस का मेजर काम है टू कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब कैसे ये कंट्रोल करता है वो हम देखते हैं। The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. जब भी हम किसी भी सेल का फोटो देखेंगे, हम जब भी किसी भी सेल को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक दो मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। तो वो दो मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो एक डबल लेयर कवरिंग होती है ऑन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर दिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में यही मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, जिसकी वजह से उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते थे, और वो जो सेल था उसमें एक अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस था। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. This particular nuclear membrane is not impermeable. It has certain pores that allows permeability of the substance. So some substance can enter and some substance can go out of this particular thing. The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा होता, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तब न्यूक्लियस आपका एज एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड की तरह दिखता है। एक आपका एग्रीगेशन या एक्यूमुलेशन होता है क्रोमैटिन थ्रेड का, जिसकी विजिबिलिटी तब होती है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो दिस पर्टिकुलर क्रोमैटिन थ्रेड इट कंडेंसेस टू फॉर्म अ सर्टेन क्रोमोसोम। जैसे आपका एक क्रोमोसोम कैसा दिख सकता है? एक क्रोमोसोम आपका कुछ इस टाइप का दिख सकता है, जिसमें कि यू विल हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स की जॉइनिंग होती है, एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये आपका कंडेंसेशन से बनता है। किसके कंडेंसेशन से? क्रोमैटिन थ्रेड्स के कंडेंसेशन से। और ये आपस में जुड़ा किसकी हेल्प से रहता है? ये जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। The chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA. अब होता क्या है? क्रोमोसोम इज लाइक अ व्हीकल। जैसे हमें किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वी नीड सर्टेन थिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सिमिलरली पेरेंट से हम तक कैरेक्टर कैसे पहुंचेगा? पेरेंट से हम तक कैरेक्टर पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोसोम। सो दिस क्रोमोसोम एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर द कैरेक्टर्स टू बी कैरीड इन डीएनए। अब ये डीएनए के ऊपर ऐसी क्या चीज होती है? दिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके ऊपर ऐसी क्या चीज कंटेन होती है जिसकी वजह से इजीली कैरी हो जाता है? तो इट इज ऑल्सो अ व्हीकल फॉर सम अदर थिंग नोन एज अ जीन, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of deoxyribonucleic acid.
DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. इसमें होता क्या है कि आपके पेरेंट से आप तक एक जिस व्हीकल के थ्रू पहुंचता है दैट इज क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम के ऊपर कैरी क्या होता है, डीएनए कैरी होता है. अब इस डीएनए के अंदर ऐसा क्या है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. सो दिस पर्टिकुलर प्रोटीन जो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन. ये वो पॉजिटिव प्रोटीन होता है जो कि नेगेटिव डीएनए के साथ मिलके एक ऐसी बॉन्डिंग बनाता है जिसकी वजह से डीएनए अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करता है. तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. ये वही जीन्स है जिनके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. सो बेसिकली अगर हम लोग जीन को शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो जीन आपका क्या होता है, इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. सो ये जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है ये कैरी हो रहा है कहाँ पे, डीएनए पे, एंड डीएनए फर्दर कैरी हो रहा है आपका राइबोसोम पे. सो इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जब तक एक सेल डिवाइड नहीं होता तब तक हमें डीएनए का कंडेंस फॉर्म नहीं दिखाई देता. तब तक कैसे आपका दिख रहा है डीएनए या क्रोमोसोम, तब तक आपका क्रोमोसोम दिख रहा है एज अ क्रोमैटिन मटेरियल. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized. What is this gets organized? It gets condensed. So basically ये आपका condense हो जाता है क्योंकि जो छोटे छोटे threads होते हैं, जब threads मिलते हैं आपस में, so condense होके they form the DNA into chromosomes. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. तो बेसिकली डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. तो ये डिवीजन में हेल्प कर रहा है. इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होते हैं सेल में, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हो, सब कौन गवर्न करता है, न्यूक्लियस. An undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. यही न्यूक्लियोइड की हम बात कर रहे थे अभी तक, जो कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस किया था. ये किस में प्रेजेंट था, इट वॉज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका जो न्यूक्लियोइड था, इट वॉज द अनडिफाइंड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं था. तो इट इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एंड दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. सो ये आपका हो गया आपके हेड ऑफ द सेल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अब हम बात करेंगे वो जेली लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के बाहर एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो आपका पूरा फिल करता है सेल को, और जिसके अंदर वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो गवर्न करते हैं अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन को, जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. तो लेट्स गो अहेड विद द साइटोप्लाज्म. सो जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, साइटो मीन्स होता है सेल एंड प्लाज्म मीन्स एनीथिंग व्हिच इज जेली लाइक. So the cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. So it is present inside plasma membrane and outside the nuclear membrane. It contains many specialized cell organelles. So ये आपके cell organelles होते हैं जो कि क्या होते हैं, which have their own functions. इनके अलग अलग functions होते हैं. तो specialized cell organelles performing specific function for the cell. These cell organelles are enclosed by membrane in case of eukaryotic cell but not prokaryotic cell. So prokaryotic cell has only one non-membranous organelle, that is ribosome. Apart from that, no other organelle is present, as all the other organelles are generally membrane bound and present in eukaryotic cell. सिर्फ एक और ऐसा होता है organelle जो कि आपका non-membranous होता है, which is centrosome. And it is again present in animal cell, which is a type of eukaryotic cell. Important cell organelles present in a eukaryotic cell are endoplasmic reticulum, जिसके बारे में, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, ER. सो इसमें पहला सेल ऑर्गेनेल है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा है गोल्गी अपैरेटस. जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स अस मेक द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो. ये आपका वो दो इंपॉर्टेंट चीज बनाता है जिससे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन बने, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन और लिपिड. प्रोटीन और लिपिड को बनाने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. देन कम्स योर गोल्गी अपैरेटस, ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडीज. सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सेल का पैकर और
मूवर्स भी बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट एज पैकर एंड मूवर? बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैक करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम इनका होता है। देन कम्स द लाइसोसोम्स, जिसे हम सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। देन कम्स योर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो भी एनर्जी हमारे सेल में डेवलप हो रही है वो सब किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन कम्स योर प्लास्टिड, जो कि ओनली प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। प्लास्टिड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो मेजर हम डिस्कशन करते हैं वो करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देन कम्स योर वैक्यूल्स, जिसे हम स्टोरेज ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीजें बनती हैं वो चीजें स्टोर होती है। सो लेट्स गो अहेड विथ द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आप जैसे कि जानते होंगे कि अगर हम किसी भी सेल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द सेल, सो एक सेल में अगर आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस, लेट अस सपोज वी हैव द न्यूक्लियस ओवर हियर। सो अगर यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सो न्यूक्लियस से ही बिल्कुल लगा हुआ आपका एक चीज प्रेजेंट होगा विच इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के वॉल पे जो अटैच हो वो क्या होता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो इसमें बहुत सारे ट्यूब्स और शीट्स होते हैं। और ये किससे अटैच होता है? इट इज मेजरली अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हमेशा न्यूक्लियस ऑफ द सेल से ज्यादातर अटैच्ड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then let us go ahead. There are 2 types of endoplasmic reticulum. आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि आपको दिख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पोर्स जैसे दिख रहे होंगे या ऊपर अटैच दिख रहे होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? We call them as राइबोसोम्स। सो कुछ ऐसे आपके होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि आपका और ऑर्गेनल अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। तो जो रफ दिखे दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो आपका स्मूथ दिखे, आपको दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज नॉट हैविंग एनी अटैचमेंट। अगर इसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका? इट हैज अ स्मूथ सरफेस, सो इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम look rough under a microscope because it has particles called ribosomes. As I told you कि इसमें एक दूसरा ऑर्गेनल होता है, एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है हमारे सेल की, और इस प्रोटीन फैक्ट्री को हम बोलते हैं राइबोसोम। और इसी की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे ये राइबोसोम प्रेजेंट है वो दिखता है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then they are the sites of protein synthesis. प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का इनका काम होता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये जो आपका स्मूथ साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज हेल्पिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, लिपिड एंड सम अदर इंपॉर्टेंट सेल फंक्शंस। अब क्या क्या इसके और फंक्शंस होते हैं? लेट अस सी। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 मेजर चीजें होती हैं जिसे कि हम बोलते हैं आपका लिपिड एंड प्रोटीन। सो ये जो लिपिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो आपका प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों लिपिड और प्रोटीन मिलके क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करते हैं। दे हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो दिस फंक्शन नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। Then some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. So we have secretion of hormones also and enzymes also in case of endoplasmic reticulum. Then one function of the ER, endoplasmic reticulum, is to serve as channels for the transport of material. अब क्या होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच है तो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो भी एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होके जाता है? ज्यादातर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होके जाता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये आपका एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी काम करता है और ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है कुछ मेजर बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। सो ये आपका
कुछ एक्टिविटीज के लिए, सेल के कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद इन द लिवर सेल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं इनमें ह्यूमन बीइंग्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज वी डू हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है ये वर्टिब्रल कॉलम? स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। एंड आपके लिवर में कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें कि ह्यूमंस भी हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। बेसिकली पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब हम बात करेंगे तो इसमें मेजर फंक्शन क्या क्या हुए। इसमें मेजर चीजें हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप्स हुए। जो रफ है वो रफ किस लिए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देन कम्स योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड और फैट की सिंथेसिस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिटॉक्सिफाई भी करता है चीजों को। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन बन रहा है इनकी हेल्प से मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है और कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती है। देन कम्स द नेक्स्ट ऑर्गेनल विच इज योर गोल्गी अपैरेटस, also known as Golgi body। इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था किसने? कैमिलो गोल्गी ने। So कैमिलो गोल्गी was the first one to describe the Golgi apparatus। इसमें आपका एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, फ्लैट कुछ सैक्स की तरह हैं, जो कि आपका पैरेलल टू ईच अदर अरेंज होते हैं और हम उन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। जो आपका ये अरेंजमेंट है जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे ये एक पैरेलल अरेंजमेंट है, देन फर्दर आपका ये भी एक पैरेलल अरेंजमेंट है। तो जो इस तरीके का पैरेलल अरेंजमेंट हुए इन्हें हमने क्या बोला? सिस्टर्न्स बोला। दीज, और इन्हें सिंगल में हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टर्न। These membranes often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे सेल के पैकर्स और मूवर्स हैं। जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करेगा उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्गी बॉडी का होगा। तो these membranes often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। जो आपका सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्गी बॉडी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो जिस मेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहा है, ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम है इसको हम एक और नाम देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो कहीं ना कहीं ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है अलॉन्ग विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the गोल्गी apparatus। So गोल्गी apparatus से चाहे सेल के अंदर आना हो, एंडोसाइटोसिस करना हो, चाहे सेल के बाहर जाना हो, एक्सोसाइटोसिस करना हो, दोनों ही केस में जरूरी है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज आए उसे पैक करके और मूव किया जाए। तो वो काम होता है गोल्गी बॉडी का। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, हेंस दे आर आवर पैकर्स एंड मूवर्स। ये हमारे सेल के पैकर्स और मूवर्स होते हैं। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड इनटू सिंपल शुगर इन दिस। तो बेसिकली ये आपका जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है जैसे ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में तोड़ सकता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये आपका लाइजोसोम्स के भी फॉर्मेशन में मदद करता है, जो कि आपका स्वीसाइडल बैग जिसे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल को बनाने में भी ये हेल्प करता है। सो आज के लिए आई थिंक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।